तो गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम सेट रिलेशन इन फंक्शन का टॉपिक लेने जा रहे हैं। सेट्स रिलेशन इन फंक्शंस भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से भी आपको 3-4 क्वेश्चंस मिलते हैं, तो ज़्यादा वेटेज है वो सेट्स का रहता है। 2 या 3 क्वेश्चन सेट्स से मिलते हैं, जबकि 1 या 2 क्वेश्चन है रिलेशन और फंक्शन से भी मिलते हैं। तो सेट्स से शुरू कर रहे हैं हम। सेट क्या चीज होती है, क्या इसमें दिखाया है? अ सेट इज डिफाइंड टू बी कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। क्या मतलब हो गया कि एक ही तरह के अलग अलग ऑब्जेक्ट्स को अगर एक साथ रखा जाए, एक ही जगह रख दिया जाए, तो उन सब का कलेक्टिव नेम है वो सेट हो जाएगा। कि हम एक ही नेचर के, एक ही कैरेक्टरिस्टिक्स के अलग अलग एलिमेंट्स को एक साथ रख दें तो उनको कलेक्टिवली हम सेट बोलेंगे। दिस कलेक्शन में बी लिस्टेड और डिस्क्राइब्ड। ईच ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एन एलिमेंट ऑफ सेट। अब आप यहां देखिए, एग्जाम्पल दिया है AEIOU। ये क्या है? सबकी एक ही नेचर है, कॉमन नेचर है कि ये सब वोवल है। कॉमन नेचर है, वोवल है, इसलिए इनको एक साथ रखा जा सकता है। तो सेट, इनको हमने एक नाम दिया वोवल का सेट, और नाम दे दिया हमने सेट ए। अब यहां पे जो दिया है इसको हम कहेंगे लिस्टेड या लिस्टिंग है ये, जिसमें आपने लिस्ट बना दी, यानी एलिमेंट्स को लिख दिया। अगर लिस्ट नहीं बना के और सिर्फ आप ये लिखते कि X is a vowel, then it will be described. Sorry. We usually denote sets by capital letters and their elements by small letters. तो सेट को हम कैपिटल लेटर से दिखाते हैं और इनके जो एलिमेंट्स हैं उनको स्मॉल लेटर्स से दिखाते हैं और एक ब्रैकेट में बंद करते हैं। This form is called roster or braces form. In this form, we make a list of elements of set and put it within braces. Instead of listing, we could describe them as follows: A set of vowels in alphabet. This form is called set builder or algebraic form or rule method. This method of writing the set is called property method. अलग अलग नाम है, देख लीजिए। सेट बिल्डर फॉर्म कह सकते हैं, एल्जेब्रिक फॉर्म कह सकते हैं, रूल मेथड कह सकते हैं, प्रॉपर्टी मेथड कह सकते हैं। तो ये जो है, जहां हम डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं, इसको हम सेट बिल्डर फॉर्म जनरली बोलते हैं। वी लिस्ट प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड बाय एलिमेंट्स ऑफ द सेट। वी राइट X, फिर यहां डबल डैश या स्लैश लगाते हैं या डबल डॉट लगाते हैं, सच दैट पढ़ते हैं इसको। तो X सच दैट X सेटिस्फाइज प्रॉपर्टीज P। जो भी प्रॉपर्टीज हैं वो सेटिस्फाई करता है X, तो वो सारे X हमको इसमें लेने। दिस मीन्स द सेट ऑफ ऑल दोज X सच दैट X सेटिस्फाइज द प्रॉपर्टीज P। A set may contain either a finite or an infinite number of members or elements. Finite number of members, अगर ये लिखा जाए कि 1 to 100 तक लिखा हुआ है तो एक फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, तो 1 2 3 अप टू 100, तो ये फाइनाइट नंबर आ गया। इनफाइनाइट नंबर ऑफ मेंबर्स भी हो सकते हैं। X इज ग्रेटर देन 0। इनफाइनाइट नंबर आप लिखे जाओ, ग्रेटर देन 0 कितने ही हो सकते हैं, कहीं अंत नहीं है, लिखे जाओ, तो वो इनफाइनाइट एलिमेंट्स उसमें होंगे। When number of members is very large or infinite, it is obviously impractical or impossible to list them. In such case, we list first few elements followed by ... Either by listing method or such sets may be shown by set builder method. In such way, X, where X is
2m और x is greater than or equal to 0. The member of a set are usually called elements. किसी भी सेट के जो मेंबर्स हैं इनको हम एलिमेंट्स कहते हैं. सेट ए में ए ई आई ओ यू, ए इज एन एलिमेंट एंड वी राइट ए, ऐसा ई बनाते हैं गोल, दैट इज एलिमेंट ऑफ. तो स्मॉल ए इज एलिमेंट ऑफ कैपिटल ए. कैपिटल ए है वो सेट के लिए है और स्मॉल ए है वो सेट के एलिमेंट के लिए है. सो ए बिलोंग्स टू ए और ए इज एलिमेंट ऑफ ए. 3 is not an element of B. सेट B है 2, 4, 6, 8, 10. अब इसमें 3 नहीं है, तो अगर कहीं 3 का जिक्र आता है तो हम लिखेंगे 3 is not element of B. एलिमेंट जो लिखा है E उसके ऊपर एक लाइन खींच देंगे तो not element of B. 3 does not belong to B. If every element of a set P is also an element of set Q, we say that P is subset of Q. Every element of set P is also an element of set Q. We say that P is subset of Q. अगर सेट P का हर एलिमेंट है वो सेट Q में भी है, मीन्स एक सेट में लिखा है 1 to 10 एलिमेंट्स है, दूसरे में 1 to 4 एलिमेंट्स है. तो 1 to 4 सेट है, इसके सारे एलिमेंट है वो 1 to 10 में भी है. सो 1 to 4 वाला सेट है, दैट इज सबसेट ऑफ दैट 1 to 10 वाला सेट. सो इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट P इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ सेट Q, वी से दैट P इज सबसेट ऑफ Q. जैसा फैमिली के रेफरेंस में बात करें, फादर, मदर, 2 children, that is family, set of family. अब अगर इनमें से किन्हीं 2 का एक सेट बना लेता हूं मैं, बच्चों का एक अलग सेट बना लिया, तो बच्चों के सेट में जो नाम है, 2 नाम है, वही 2 नाम, वो दोनों नाम फैमिली के सेट में भी है, इसलिए बच्चों का सेट है वो फैमिली के सेट का सबसेट है. तो P सबसेट ऑफ Q, वी राइट P सबसेट ऑफ Q. मीन्स जो सबसेट है उसको पहले लिखा जाता है और उसकी तरफ मुंह बंद रहता है. सो इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट P इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ Q, वी से दैट P इज सबसेट ऑफ Q. वी राइट P सबसेट ऑफ Q. यहां देखिए जो सबसेट है वो पहले लिखा है और जो सबसेट का सिंबल है वो इस तरीके से बनाया है कि सबसेट की तरफ वो बंद है. Q का सबसेट है, मींस हम कह सकते हैं कि Q सुपरसेट है, तो जो सुपरसेट है उसकी तरफ खुला हुआ है मुंह. सो P इज सबसेट ऑफ Q और Q इज सुपरसेट ऑफ P. Q is said to be superset of P. For example, set AB is subset of ABC. 2, 4, 6, 8, 10 subset of n set of natural numbers. So if there exists even a single element in A which is not in B, then A is not a subset of B. किसी सेट A में केवल एक एलिमेंट 3 लिखा है, जबकि सेट B में 4, 5, 6 है, फिर भी वो सेट A सेट B का सबसेट नहीं है, क्योंकि सेट A का एलिमेंट सेट B में नहीं है. If set P has same element as set Q, then set P and Q are said to be equal sets. Important thing. If set P has same elements as set Q, set P में 1, 2, 3, 4, 5 है, set Q में 1, 2, 3, 4, 5 है. अब देखिए इसका सीक्वेंस चेंज हो सकता है. सीक्वेंस इसका चेंज हो सकता है कि यहां पे 1, 2, 3, 4, 5 है, यहां 5, 2, 3, 4, 1 हो जाए. 5, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 5, 1, 4 ऐसा कुछ हो जाए, लेकिन एलिमेंट सेम है तो इसको हम इक्वल सेट कहते हैं. लेकिन अगर केवल नंबर ऑफ एलिमेंट सेट हैं, एलिमेंट जो है वो एग्जैक्ट सेम नहीं है, नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है, तो वो इक्वल सेट नहीं होके इक्विवेलेंट सेट कहलाते हैं. जस्ट मैं यहां पे लिखूं सेट
P है, इसमें 1 2 3 तीन एलिमेंट है, सेट Q में 2 3 4 तीन एलिमेंट है। अब आप देखिए सेट P और सेट Q में क्या सेम एलिमेंट है? सेट P में 1 2 3 है, जबकि सेट Q में 2 3 4 है। तो सेट P में 1 है वो Q में नहीं है, सेट Q में 4 है वो P में नहीं है। इसका मतलब ये इक्वल सेट नहीं है, क्योंकि इनके एलिमेंट्स, कुछ एलिमेंट्स डिफर करते हैं, लेकिन इनको हम इक्विवेलेंट सेट बोलते हैं, जहां पे इनके नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल हैं। इफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर इक्वल, ऑल्दो elements are not equal but number of elements is equal, then such kind of sets are called equivalent set. And if both number and elements are same, number of elements as well as elements are same, then such kind of sets are known as equal sets. यहां पे आप देखिए, अगर मैं यहां 1 लिख देता हूं और इसमें 4 लिख देता हूं, अब इसमें 4 एलिमेंट हो गए दोनों में, और दोनों में सेम एलिमेंट है, तो ऐसे केस में ये इक्वल सेट कहलाएंगे। Phi is set which has no element is called empty set or null set. Symbol phi denotes null set. A phi is proper subset of all sets but phi has no proper subsets. देखिए कई बार ऐसा पूछा जाता है या ऐसा मिसकंसेप्शन होता है, क्या ये नल सेट है? क्या ये नल सेट है? नो, दीज आर नॉट नल सेट। यहां पे एक एलिमेंट है 5, यहां एक एलिमेंट है 0। जिस सेट में कोई एलिमेंट नहीं है उसको हम नल सेट बोलते हैं। तो या तो इसको 5 से दिखाते हैं या खाली ब्रैकेट से दिखाएंगे। खाली ब्रैकेट से दिखाया या 5 से दिखाया। So phi is proper subset of all sets but phi has no proper subsets. अब जैसा illustration दिया है, 3 is proper subset of 2 3 5 but 1 2 is not a subset of 2 3 5. 1 2 ये 2 3 5 का सबसेट नहीं है, क्योंकि इसका एलिमेंट 2 वो तो है इसमें, लेकिन 1 इसमें नहीं है, इसलिए ये सबसेट नहीं होगा। So P equal to 1 2 and Q equal to 1 2 3. In that case P is subset of Q. P is subset of Q, क्योंकि P के सारे एलिमेंट, दोनों एलिमेंट 1 2 Q में भी हैं, इसलिए P is subset of Q, but P is not equal to Q, क्योंकि P में 2 ही एलिमेंट हैं, Q में 3 एलिमेंट है। So P is proper subset of Q. P is proper subset of Q, but P is not equal to Q. अब एक इसमें कंसेप्ट आता है नंबर ऑफ सबसेट्स। नंबर ऑफ सबसेट्स ये दिखाते हैं हम 2 raised to power n से, where n is number of elements in a सेट। अब आप देखिए नल सेट है, इसमें कितने एलिमेंट हैं? 0, कोई एलिमेंट नहीं है। तो यहां अगर आप पुट करें 0 तो 2 पावर 0 क्या बनेगा? 1। मींस नल सेट का भी एक सबसेट होगा, एंड दैट इज इटसेल्फ। मींस एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। It is an important property of sets. Every set is subset of itself. Similarly, null set is subset of every set. Null set is subset of every set and every set is subset of itself. हर सेट खुद का सबसेट होगा, क्योंकि खुद के एलिमेंट तो खुद में होने ही होने। सबसेट की डेफिनेशन यही तो है कि जिस सेट के सारे एलिमेंट दूसरे सेट में भी हो तो वो सबसेट होगा।
वो खुद है, उसके सारे एलिमेंट खुद में ही होने ही है, इसलिए वो खुद तो सबसेट होना ही होना है खुद का। सो एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ, और नल सेट है वो भी हर सेट का सबसेट होगा। सो नंबर ऑफ सबसेट्स is represented by 2 raised to power n, where n is number of elements in a set. अब अगर जैसा ये कहा जाए 1 2 3 ये सेट है, तो इसमें कितने एलिमेंट हैं? 3 एलिमेंट है, तो नंबर ऑफ सबसेट्स क्या हो जाएंगे? 2 raised to power 3, that is equal to 8. कौन कौन से होंगे? 1 2 3 1 2 1 3 2 3 1 2 3 and 5, that is null set. देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 सबसेट्स आर देयर। तो 2 raised to power n से ये सबसेट आपको दिखाए जाएंगे। अब सेट्स पे ऑपरेशंस बताए हैं ए बी सी, ए इंटरसेक्शन बी अगर लिखना है, इसको पढ़ते हैं हम इंटरसेक्शन। अगर ये उल्टा यू बना हुआ है तो इट इज कॉल्ड इंटरसेक्शन। ए इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन एलिमेंट्स। अगर एक सेट ये है ए, दूसरा सेट बी है, ये जो कॉमन एरिया है इट इज कॉल्ड ए इंटरसेक्शन बी। जो कॉमन एरिया है यानी जो ऐसे एलिमेंट जो दोनों सेट में है। सेट ए की बात करूं मैं तो भी ये सेट ए है, इसमें भी ये एलिमेंट्स दिख रहे हैं और सेट बी में भी ये एलिमेंट्स दिख रहे हैं। तो ये एलिमेंट जो है वो आपके कॉमन है, सेट ए में भी है बी में भी है, इनको हम ए इंटरसेक्शन बी से दिखाते हैं। सॉरी, अब यहां देखिए 2 3 6 10 15 3 6 15 18 21 24 2 5 7 ए इंटरसेक्शन भी अगर कहता है तो आप देखिए 3 ए में भी है बी में भी है सॉरी 6 ए में भी है बी में भी है 15 ए में भी है बी में भी है। तो 3 6 15 ये ए इंटरसेक्शन बी में आएंगे। ए इंटरसेक्शन सी की बात करें 2 ए में है सी में भी है, देन इसका 3 6 10 15 इसमें नहीं है, 5 7 इसमें नहीं है, तो केवल 2 है, वो ए और सी दोनों में है, तो ए इंटरसेक्शन सी में केवल 2 आएगा। बी इंटरसेक्शन सी की बात करें 3 6 15 18 21 24 एंड 2 5 7 कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ये एक नल सेट हो गया। So intersection of B and C is empty set. So we say B and C are disjoint sets. Disjoint sets हैं जो joined नहीं है यानी अलग अलग है, यानी इनके सारे एलिमेंट हैं वो डिफरेंट है। अगर सेम कॉमन एलिमेंट्स हैं तो उनको हम ओवरलैपिंग या इंटरसेक्टिंग सेट्स कहते हैं। जिनमें ओवरलैपिंग नहीं है, कॉमन एलिमेंट्स नहीं है, तो उनको हम डिसजॉइंट सेट्स कहते हैं। द यूनियन ऑफ टू सेट्स, अब यूनियन की बात करें, यहां पे सीधा सीधा यू लिखा है तो हम इसको यूनियन पढ़ेंगे, जो उल्टा यू लिखा हुआ था तो इसको इंटरसेक्शन पढ़ रहे थे। ए यूनियन बी कंटेन ऑल दीज एलिमेंट्स वेयर विच आर इन ईदर ए और बी और बोथ, यानी जितने भी सेट्स का यूनियन आप निकाल रहे हैं उन सेट्स के सारे एलिमेंट्स को एक साथ रख दिया जाए, एक ही सेट बना दिया जाए उनका कंबाइंड सेट, तो उसको हम यूनियन सेट कहते हैं। सो ए यूनियन बी, जैसा ए है 2 3 6 10 15
सेट ए और बी की बात करूं, ए यूनियन बी अगर मुझे लेना है, आप देखिए सेट ए में 2, 3, 6, 10, 15 है, सेट बी में 3, 6, 15, 18, 21, 24 है। जो एलिमेंट एक से ज्यादा बार रिपीट हो रहे हैं उनको हम एक ही बार लिखते हैं। तो 2, 3, 6, 10, 15, 18, 21, 24 ये आ गया आपका ए यूनियन बी। सिमिलरली अगर ए यूनियन सी लिखना है मुझे तो 2, 3, 6, 10, 15, 5, 7, तो 2, 3, 5, 6, 7, 10, 15 ये ए यूनियन सी बन जाएगा। अब देखिए यूनियन और इंटरसेक्शन की बात हुई, काफी इंपॉर्टेंट है ये दोनों चीजें। अ सेट विच हैज एटलीस्ट वन एलिमेंट इज कॉल्ड नॉन एम्प्टी सेट। दस सेट 0 is a non-empty set because it contains an element 0. It has one element. It has one element that is 0. Now singleton set, a set containing one element is called singleton set. Single है इसका मतलब क्या है, उसमें एक ही एलिमेंट है, इसलिए उसको सिंगल लिखा है। तो एक ही एलिमेंट है उसमें, तो कोई भी सेट जिसमें एक ही एलिमेंट है उसको हम सिंगलटन सेट कहते हैं। वन इज सिंगलटन सेट हुज ओनली मेंबर इज वन। दैट इक्वल सेट, टू सेट्स ए एंड बी आर सेड टू बी इक्वल, रिटन एज ए इक्वल टू बी इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज इन बी एंड एवरी एलिमेंट ऑफ बी इज इन ए। यानी दोनों का हर एलिमेंट है वो दोनों में होना चाहिए, यानी ए इंटरसेक्शन बी है वो खुद ही होना चाहिए। तो ए 2, 4, 6 है, बी भी 2, 4, 6 है, तो ए इक्वल टू बी है। एलिमेंट्स ऑफ अ सेट में बी लिस्टेड इन एनी ऑर्डर, किसी भी ऑर्डर में लिखे जा सकते हैं, 1, 2, 3, 2, 1, 3, 3, 2, 1, किसी भी ऑर्डर में। रिपीटेशन ऑफ एलिमेंट्स इन सेट इज मीनिंगलेस। एग्जाम्पल दिया एक्स, एक्स इज लेटर इन वर्ड फॉलो। अब इसमें हम लिखेंगे FOLW, क्योंकि O 2 बार रिपीट हो रहा है तो हम एक ही बार लिखेंगे, L भी 2 बार रिपीट हो रहा है तो हम एक ही बार लिखेंगे। शो दैट 5, 0 एंड 0 आर ऑल डिफरेंट। 5 है वो नल सेट है जिसमें कोई एलिमेंट नहीं है, ये एक सेट है जिसमें एक एलिमेंट 0 है और ये सेट ही नहीं है, 0 इज जस्ट अ नंबर। अब देखिए फॉर एग्जाम्पल लेट S इक्वल टू 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। P है वो 0, 2, 4, 6, 8 है, Q 1, 2, 3, 4, 5 है। P डैश क्या होगा? P डैश मीन्स जो P में नहीं है, तो P में नहीं है, यहां से है, ये दोनों P और Q दोनों ही इसके सबसेट हैं, तो इसको हम यूनिवर्सल सेट कहेंगे। तो P डैश का मतलब हो गया जो P में नहीं है, तो 0, 2, 4, 6, 8 इसको छोड़ दें तो बाकी जो बच गए 0, 2, 4, 6 इनको छोड़ दिया तो बच गए 1, 3, 5, 7, 8, 9 ये P डैश में होंगे। सॉरी 8 तो P में भी है तो 8 नहीं आएगा, तो 1, 3, 5, 7, 9 ये P डैश में होंगे। सिमिलरली Q डैश की अगर हम बात करें 1, 2, 3, 4, 5 है तो 0, 6, 7, 8, 9 ये Q डैश में आ जाएगा। अब P यूनियन Q लिया, P यूनियन Q 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, P यूनियन Q 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, तो P यूनियन Q का डैश क्या हो जाएगा? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 को छोड़ दूं तो 7 और 9 बचा, दैट इज P यूनियन Q का डैश। ये 1 नहीं है, डैश है। P इंटरसेक्शन Q किया, P और Q में क्या कॉमन है?
2, फोर, तो P इंटरसेक्शन Q आ गया 2, 4। अब P यूनियन Q डैश है वो आया 7, 9। P यूनियन Q डैश, P पूरा लेना है, Q का डैश लेना है, उनका यूनियन करना है। मींस P तो रहा 0, 2, 4, 6, 8 और Q डैश रहा 0, 6, 7, 8, 9। इनका यूनियन करूंगा तो मिलेगा 0, 2, 4, 6, 7, 8, 9। 0, 2, 4, 6, 7, 8, 9। अब P इंटरसेक्शन Q का होल डैश अगर मुझे करना है तो P इंटरसेक्शन Q 2, 4 है, तो इसमें से 2 और 4 हटा दूं, बाकी 0, 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9। P डैश यूनियन Q डैश अगर करता हूं तो P डैश यूनियन Q डैश 0, 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9। तो यहां देखिए P डैश इंटरसेक्शन Q डैश 7, 9। तो ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, P यूनियन Q होल डैश इक्वल टू P डैश इंटरसेक्शन Q डैश एंड P इंटरसेक्शन Q होल डैश इक्वल टू P डैश यूनियन Q डैश। मींस ये अगर बाहर डैश लगा है और बीच में यूनियन है तो इनको आप अलग अलग कर दीजिए डैश लगा के और बीच में साइन चेंज कर दीजिए। P डैश Q डैश और बीच में इंटरसेक्शन हो गया। सिमिलरली यहां इंटरसेक्शन है तो इसको यूनियन बना दीजिए और डैश दोनों पे लगा दीजिए। इनको कहते हैं डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ है। अब वेन डायग्राम की बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। जैसा A यूनियन B में कितने एलिमेंट होंगे ये दिखाना है। N का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A यूनियन B। अब ये देखिए ये सेट A है, ये सेट B है, तो ये जो एलिमेंट्स हैं ये सेट A में भी है, सेट B में भी है, ये एलिमेंट्स। तो जब मैंने सेट A के सारे एलिमेंट लिखे तो भी ये एलिमेंट लिखने आ गए, फिर सेट B के लिखे तब भी ये एलिमेंट लिखने आए। तो अब जब दोनों का यूनियन लिख रहा हूं मैं तो ये तो मेरे डबल आ रहे हैं, ये A में भी आ गए B में भी आ गए, तो A के एलिमेंट में भी आ रहे हैं B के एलिमेंट में भी आ रहे हैं, तो एक बार इनको कम कर दूं मैं, इसलिए मैं लिखूंगा NA प्लस NB माइनस NA इंटरसेक्शन B। अब अगर A और B डिसजॉइंट सेट है तो A इंटरसेक्शन B 0 होगा, तो यहां पे NA प्लस NB बन जाएगा। डिसजॉइंट सेट ये है तो NA प्लस NB। अब यहां पे 3 है P Q R। अब आप देखिए इसमें ये जो हिस्सा है ये तीनों में है, P में भी है, Q में भी है, R में भी है। तो आप देखिए P यूनियन Q यूनियन R अगर मुझे करना है तो P में कितने एलिमेंट है वो लिख लिए, Q में कितने एलिमेंट है वो लिख लिए, R में कितने एलिमेंट है वो लिख लिए। ये टोटल तीनों के एलिमेंट्स का नंबर आ गया। अब देखिए इसमें ये जो एलिमेंट्स हैं जो P और Q दोनों में है ये 2 बार लिखे गए, P में भी लिखे गए, Q में भी लिखे गए, तो एक बार इनको कम कर दिया। फिर ये एलिमेंट P और R दोनों में लिखे गए, एक बार इनको कम कर दिया। ये एलिमेंट Q और R दोनों में लिखे गए, तो एक बार यहां कम कर दिया। अब आप देखिए यही एलिमेंट यहां भी है, तीनों में है, ये एलिमेंट तीनों में है। तो जब हम ये कम कर रहे हैं एलिमेंट्स तो ये कम हो गए, ये भी कम हो गए, क्योंकि ये एलिमेंट जो तीनों में है वो इन दोनों में भी है, इन दोनों में भी है, इन दोनों में भी है। तो एक बार इनको वापस जोड़ना पड़ेगा मुझे, इसलिए मैं इनको प्लस कर देता हूं। अगर डिसजॉइंट सेट है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तीनों के अलग अलग नंबर जोड़ दीजिए। 2, 3, 5, 7 कोई सेट A है तो इसका NA हो जाएगा 4। इक्विवेलेंट सेट है, 2 फाइनाइट सेट A and B are said to be equivalent if NA equal to NB. Value of numbers may or may not be same. If value of number as well as counting of number is equal, then such sets are known as equal set. But counting of number is equal, but values are not equal, then these are equivalent set. Just like
Set A is 135, set B is 246. So 135 and 246, counting of numbers is 3, but value is different. So these are equivalent set but not equal. Collection of all possible subsets of a given set A is called power set of A. जितने सबसेट्स हैं किसी सेट A के, उनका कलेक्शन करें, यानी सबसेट का एक सेट बना लिया जाए तो वो पावर सेट कहलाता है। सेट A है 1 2 3, इसके सबसेट आएंगे 2 पावर 3 इक्वल टू 8, 8 सबसेट हैं 1 2 3 1 2 1 3 2 3 1 2 3 एंड 5। इन सबको मैंने एक साथ लिख लिया, इन सेट्स का एक अलग सेट बना लिया, तो इसको मैं कहूंगा पावर सेट। तो ऐसा एक्सरसाइज में दिया नंबर ऑफ सबसेट ऑफ सेट 2 3 5, तो इसको आप लिख सकते हैं 2 raised to power 3 8 हो गए। नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ सेट कंटेनिंग n एलिमेंट्स 2 raised to power n। नल सेट इज रिप्रेजेंटेड बाय 5, 2 3 5 7 4 6 8 10, A इंस्ट्रक्शन B, null this one। Set X where X is greater than 0 less than 5 represents the set when X may take integral values only। तो X greater than 0 है, less than 5 है, तो 0 से बड़ा तो 1 से शुरू होगा, less than 5 है तो 4 पे खत्म हो जाएगा, तो 1 2 3 4 ये होगा। 0 2 4 6 8 10 कैन बी रिटर्न एज। अब ये देखिए सबकी एक कॉमन प्रॉपर्टी है कि सब 2 के मल्टीपल हैं, तो मैं लिखूंगा 2x where x is greater than or equal to 0 and less than or equal to 5। अगर इक्वल टू नहीं होता है तो x 0 से बड़ा है तो ये 0 इसमें शामिल नहीं हो रहा, यहां भी यही प्रॉब्लम है, इसमें इक्वल टू है और फिर इक्वल टू यहां भी है 5। तो अगर मैं x की जगह 0 रखता हूं तो 2 इंटू 0 0 हो गया, x की जगह 0 से बड़ा 1 रखा तो 2 इंटू 1 2 हो गया, फिर 2 रखा तो 4 हो गया, 3 रखा 6 हो गया, 4 रखा तो 8 एंड 5 रखा तो 10 हो गया, तो इसलिए ये ऑप्शन सही है। यूनिवर्सल सेट S दिया हुआ है, अलग अलग सेट P और Q दे रखे हैं, तो कार्डिनल नंबर ऑफ P इंटरसेक्शन Q, P इंटरसेक्शन Q, देखिए आप P इंटरसेक्शन Q क्या क्या कॉमन है, P और Q में 1 कॉमन है, 3 कॉमन है, बस 2 ही है, तो इसका कार्डिनल नंबर हुआ 2। P यूनियन Q की बात करें 1 2 3 5 6 7 10 15, 1 2 3 5, फिर 1 2 3 5 4 हो गए, फिर 6 पांचवा, 7 छठा, 10 15 9 हो गए। एंड P डैश जो P में नहीं है, 1 2 3 5 7 हटा दूं इसमें से, 1 2 3 5 7 हटा दिया तो 6, फिर 8 9 10 11 12 13 14 15, 8 से 15 तक हो गए, 8 और 1 9, तो 8 होगा। एंड P डैश, P में 1 2 3 1 2 3 5 7 है, तो मैं 1 2 3 5 7 छोड़ देता हूं, 1 2 3 5 7 छोड़ दिया तो 4 ले लिया, 6 ले लिया, फिर 8 से 15 तक 1 2 3 4 5 6 7 8 ये हो गए, 2 10 हो गए, एंड P डैश 10 आएगा। Q डैश की अगर बात करूं 1 3 6 10 15 छोड़ा, 1 छोड़ दिया, 3 छोड़ दिया, 6 छोड़ दिया, 10 छोड़ दिया, 15 छोड़ दिया, बच गए 2 1 3 6 है, 2 4 5 3 4 5 6 7 8 9 10, ये भी 10 है। सेट ऑफ क्यूब्स ऑफ नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर्स इनफाइनाइट है, उनके क्यूब्स भी इनफाइनाइट होंगे। 2 पावर x, x इज एनी पॉजिटिव रैशनल नंबर, पॉजिटिव रैशनल नंबर है, कोई भी नंबर लिख सकते हो पॉजिटिव नंबर, x की जगह इनफाइनाइट नंबर्स लिखे जा सकते हैं, तो इनफाइनाइट सेट बनेगा। 1 माइनस माइनस 1 की पावर x फॉर ऑल इंटीग्रल x इज द सेट। अब x की इंटीग्रल वैल्यू ले रहा है, तो x की अगर मैं इवन वैल्यू लेता हूं
2 लिया तो -1 की पावर 2 +1 हो गया, तो 1 - 1 ये 0 बन जाएगा। 4 लिया -1 की पावर 4 भी +1 हो गया, 1 - 1 0, तो x की पावर अगर मैं इवन नंबर लेता हूं तो ये 0 बन रहा है, वहीं अगर ऑड नंबर लेता हूं -1 की पावर 3 तो ये -1 हुआ, तो 1 - -1 2 हो गया, 1 + 1, तो ये 0, 2 ये बनेगा। E सेट ऑफ पॉजिटिव इवन नंबर एंड O is सेट ऑफ पॉजिटिव ऑड नंबर, E यूनियन O, तो ये क्या हो गया, नेचुरल नंबर्स का सेट हो गया, क्योंकि इवन नंबर्स भी सारे आ रहे हैं, ऑड नंबर्स भी सारे आ रहे हैं। R is set of positive rational number, E is set of real numbers, real numbers and positive rational number। अब देखिए रियल नंबर्स में पॉजिटिव नेगेटिव सब हो सकते हैं, जबकि R में केवल पॉजिटिव नंबर है, जो इसके पॉजिटिव नंबर्स है वो सारे इसमें हो सकते हैं, लेकिन E के कुछ नंबर हो सकता है R में नहीं हो, क्योंकि इसमें तो नेगेटिव नंबर भी हो सकते हैं जो R में नहीं होंगे, क्योंकि ये पॉजिटिव रैशनल नंबर का है। सो R इज सबसेट ऑफ E। अब ऐसा भी हो सकता है कि ये इक्वल हो जाए, अगर E है तो रियल नंबर का सेट है, वो रियल नंबर सारे पॉजिटिव ही, तो ऐसे केस में इक्वल भी हो सकता है, लेकिन यहां पे इन्होंने केवल सेट लिखा है और यहां एक्सप्रेसली पॉजिटिव दिखाया, तो हम इसको लेंगे। रिलेशन एंड फंक्शन। सो फर्स्ट थिंग, फंक्शन। व्हाट डू वी मीन बाय फंक्शन? फंक्शन क्या चीज होती है? क्या आप ये कहें कि दो वेरिएबल्स का म्यूचुअल रिलेशनशिप किस तरीके से हो कि वो एक दूसरे को इफेक्ट करते हो, या उनमें से कोई एक दूसरे को इफेक्ट करता हो, तो वहां एक फंक्शनैलिटी क्रिएट हो जाती है। किस तरीके से है कि हम सिंपल एग्जांपल लें कि आपका लाइफ स्टेटस है, लाइफ स्टैंडर्ड है, लिविंग स्टैंडर्ड है, वो पेरेंट्स की इनकम पे डिपेंड करता है। तो पेरेंट्स की इनकम पे आपका लिविंग स्टैंडर्ड डिपेंड करता है, तो आपका लिविंग स्टैंडर्ड पेरेंट्स की इनकम का फंक्शन है। अगर उनकी इनकम बढ़ती है तो आपका लिविंग स्टैंडर्ड भी बढ़ेगा, उनकी इनकम कम होती है तो आपका लिविंग स्टैंडर्ड भी कम हो जाएगा। तो इस तरीके से लिविंग स्टैंडर्ड है वो फंक्शन है आपके पेरेंट्स की इनकम का, यानी कोई एक वेरिएबल है वो अगर किसी दूसरे को इफेक्ट करता है तो ऐसे केस में हम कहते हैं कि वहां ये फंक्शन है। तो फंक्शन को हम किस तरीके से दिखा सकते हैं, हम ये देखें फंक्शन को किस तरीके से दिखाया जा सकता है कि y = fx हम लिखते हैं, जैसा y = fx लिखा मैंने, कोई फंक्शन लिख रहा हूं y = fx। एक फंक्शन लिखा मैंने y = fx, इसको मैं पढ़ूंगा y is फंक्शन ऑफ x। y इज फंक्शन ऑफ x। इसका क्या मतलब हुआ कि जैसे जैसे x चेंज होगा वैसे वैसे y चेंज होगा। y डिपेंड्स ऑन x, जैसा स्टूडेंट का लिविंग स्टैंडर्ड उसके पेरेंट्स की इनकम पे डिपेंड करता है। सो लिविंग स्टैंडर्ड इज फंक्शन ऑफ पेरेंट्स इनकम। तो यहां पे स्टूडेंट का लिविंग स्टैंडर्ड है वो पेरेंट्स की इनकम पे डिपेंड कर रहा है, लेकिन पेरेंट्स की इनकम है वो स्टूडेंट के लिविंग स्टैंडर्ड पे डिपेंड नहीं कर रही। तो इसलिए कोई जरूरी नहीं है कि फंक्शन होने के लिए दोनों एक दूसरे को इफेक्ट करें। कोई एक वेरिएबल दूसरे को इफेक्ट करता है तब भी वहां हम कहते हैं फंक्शन है। तो y इज फंक्शन ऑफ x। अब इसको हम कैसे दिखाते हैं, हम लिखेंगे y = a + bx, ऐसा हम लिखेंगे। मैं लिख रहा हूं
y इक्वल टू a प्लस बी एक्स। ये एक रिलेशनशिप हो सकती है जहां पे x की वैल्यू और a b की वैल्यू मुझे पता हो तो मैं y निकाल सकता हूं। तो x जैसे जैसे चेंज होगा y भी चेंज होगा। तो इस तरीके से y x का एक फंक्शन हो गया। तो अब y इक्वल टू एफ एक्स लिखा हमने, हम ये कह रहे हैं कि y x का फंक्शन है। तो फंक्शन कितनी तरह के होते हैं इस पे आता हूं। टाइप्स ऑफ फंक्शंस, टाइप्स ऑफ फंक्शंस। यहां देखिए, एक तो होता है ऑन टू फंक्शन, एक होता है वन वन फंक्शन, एक होता है वन वन ऑन टू फंक्शन। वन वन फंक्शन, ऑन टू फंक्शन एंड वन वन ऑन टू फंक्शन। अब फंक्शन के लिए एक बेसिक चीज है कि जैसा यहां मैंने लिखा, एक सेट मेरा A है, दूसरा B है, फंक्शन लिख रहा हूं मैं A टू B। इस फंक्शन के लिए रिलेशनशिप है y इक्वल टू 2x। अब अगर ये मेरे x हैं, सेट A के एलिमेंट मेरे x हैं, तो यहां मैं अगर लिखता हूं 2 4 6 8, तो आप देखिए अगर x 1 रखता हूं तो y 2 आ जाता, मींस 1 इज कनेक्टेड टू 2। x 2 रखा तो y 4 आ गया, x 3 रखा तो y 6 आ गया। अब ये फंक्शन है, y इक्वल टू 2x इज अ फंक्शन। क्यों है? क्योंकि x की हर वैल्यू के लिए y में कोई ना कोई वैल्यू अवेलेबल है। हालांकि x की y की जो वैल्यू 8 है उसके लिए x में कुछ नहीं है, लेकिन x की हर वैल्यू के लिए y में कुछ ना कुछ अवेलेबल है, इसलिए ये एक फंक्शन है। अगर यहां पे 5 लिखा होता तो अगर मैं x की जगह 5 रखूं तो y इक्वल टू 10 इसमें अवेलेबल नहीं है, तो इस 5 के लिए कोई वैल्यू नहीं है b में, तो ये फंक्शन नहीं होगा। मींस फंक्शन होने के लिए एक सेट की सारे एलिमेंट्स की दूसरे सेट में कोई ना कोई वैल्यू होनी चाहिए, उसका किसी न किसी से रिलेशन होना चाहिए। अगर किसी एक सेट की, फर्स्ट सेट की दूसरे सेट में कोई वैल्यू अवेलेबल नहीं है, देन वो फंक्शन नहीं होगा। तो यहां पे y इक्वल टू 2x इज अ फंक्शन फ्रॉम a टू b। अब देखिए a टू b फंक्शन है ये। अगर यहां पे मैं लिख देता हूं ये 5 नहीं है, अब a टू b फंक्शन है, लेकिन क्या ये b टू a भी फंक्शन है? अगर b टू a करना है मुझे तो x इक्वल टू y बाई 2 लिखूंगा। अब अगर मैं y की वैल्यू 8 रखता हूं तो x 4 आता है, जो इसमें नहीं है। मींस ये b टू a फंक्शन नहीं है, लेकिन a टू b फंक्शन है। तो फंक्शन का बेसिक क्राइटेरिया क्या है कि जो पहला वाला वेरिएबल है उसके लिए दूसरे वेरिएबल में कोई ना कोई वैल्यू अवेलेबल होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो वो फंक्शन नहीं होगा। तो फंक्शन के लिए हम कह सकते हैं कि फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ फर्स्ट सेट, फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ फर्स्ट सेट, there exists at least one value of, for every element of first set there exists at least one value in second set। वन
corresponding value, much clearer it is, at least one corresponding value in another set. For every element of first set, there exists at least one corresponding value in another set. It is the basic condition for set that for every element of first set there exists at least one corresponding value in another set. At least one लिखा है, इसका मतलब कम से कम एक होनी चाहिए, यानी एक या उससे ज्यादा हो सकती है. अब मैं टाइप्स ऑफ फंक्शंस पे आता हूं. तो पहले 1-1 देखते हैं हम. जैसा ये है आपका फर्स्ट जो एग्जांपल लिखा है आपके सामने, y = 2x, एक में 1 2 3 है, b में 2 4 6 है. तो ये 1-1 फंक्शन है. क्यों है? क्योंकि 1 to 1 है, यानी x की या सेट A की हर एक वैल्यू के लिए सेट B में करस्पॉन्डिंग एक वैल्यू, सिंगल वैल्यू अवेलेबल है. Only and only single value is available, then it is called 1-1 function. It is 1-1 function. A to B, f = 2x. So, if x is 1, then y = 2, x = 2, then y = 4, and x = 3, then y = 6. So 1-1 function. Then on-to function. On-to function होता है जहां पे वो फंक्शन x से y की तरफ है, तो सिमिलरली y से x की तरफ भी है. मीन्स इफ एवरी एलिमेंट ऑफ set A has corresponding element in set B, then every element of set B also has corresponding element in set A. Then it is called 1-1 function. Now onto function, onto function. Then 1-1 onto function, a function which has characteristics of both 1-1 and onto functions. इसको देखिए आप, y = 2x, 1 2 से जुड़ा हुआ है, 2 4 से जुड़ा है, 3 6 से जुड़ा है. तो इसका 2 इसके 1 से जुड़ा है, इसका 4 इसके 2 से जुड़ा है, इसका 6 इसके 3 से जुड़ा है. तो दोनों का हर एलिमेंट एक दूसरे में किसी न किसी से जुड़ा हुआ है, तो वो 1-1 onto फंक्शन कहलाते हैं. अब आइए कुछ क्वेश्चंस देखते हैं. आपकी बुक में जो क्वेश्चंस दिए हैं उन पे आता हूं. टाइप्स ऑफ फंक्शंस 1-1. fx1 = fx2 implies x1 = x2 is true only when f is 1-1. ये है जैसा 1 2 से रिलेटेड है, 2 4 से रिलेटेड है, 3 6 से रिलेटेड है. तो ये 1-1 फंक्शन है. अब इसमें जो हम x की वैल्यूज लिखते हैं उनको हम डोमेन कहते हैं, और जो रिजल्टिंग y की वैल्यूज होती हैं उनको रेंज कहते हैं. ये नोटेशंस हैं, टर्मिनोलॉजी है सेट थ्योरी की, डोमेन एंड रेंज. तो जो x की वैल्यूज है वो डोमेन है और y की वैल्यू है वो रेंज है. अब 1-1 फंक्शन है, इसको मैपिंग भी बोलते हैं. ऑन-टू को सर्जेक्टिव फंक्शन कहते हैं. ऑन-टू फंक्शन है जहां पे सेट A की हर वैल्यू के लिए करस्पॉन्डिंग एलिमेंट अवेलेबल है सेट B में, वो तो होना ही पड़ेगा. उसी केस में ये एक फंक्शन होगा फ्रॉम A to B. लेकिन अगर इसको ऑन टू फंक्शन होना है तो सेट B की हर एक वैल्यू के लिए भी सेट A में कोई ना कोई वैल्यू होनी चाहिए. तो
इसको हम कहेंगे ऑनटू और सर्जेक्टिव फंक्शन. Function from A to B, if every element in B has at least one pre-image in A, then F is said to be an onto function. तो B की हर वैल्यू के लिए भी A में कम से कम एक वैल्यू अवेलेबल हो तो वहां पे ये onto फंक्शन होगा. अब बाइजेक्शन होता है, बाई है जो दोनों तरफ से चल रहा है, तो 1 भी है onto भी है, तो उसको हम बाइजेक्शन फंक्शन बोलते हैं. So 1 and onto function is said to be bijective. आइडेंटिटी फंक्शन होता है जिसमें सारे एलिमेंट हैं वो किसी एक ही एलिमेंट से जुड़े हुए होते हैं. कांस्टेंट फंक्शन है जहां रेंज सेट ऑफ कांस्टेंट फंक्शन इज सिंगलटन सेट. रेंज है वो एक ही एलिमेंट होता है. जैसा यहां देखिए 1 भी 3 से जुड़ा हुआ है, 2 भी 3 से जुड़ा है, 4 भी 3 से जुड़ा है, 3 भी 3 से जुड़ा है. तो यहां पे ये एक कांस्टेंट फंक्शन हुआ. प्रैक्टिकल लाइफ एग्जांपल अगर हम ले, प्रोडक्शन की बात करें, प्रोडक्शन एंड फिक्स्ड कॉस्ट. प्रोडक्शन एंड फिक्स्ड कॉस्ट दो चीज में बात करूं. यहां प्रोडक्शन है, यहां फिक्स्ड कॉस्ट है. अब आप देखिए फिक्स्ड कॉस्ट मान लिया रेंट है, वो 10,000 रुपीज पर मंथ है. अब आप चाहे प्रोडक्शन 0 यूनिट करो, चाहे 10,000 यूनिट करो, 20,000 यूनिट करो और 1 लाख यूनिट करो, कुछ ही करो, प्रोडक्शन कितना यूनिट करो, आपकी फिक्स्ड कॉस्ट है रेंट वो 10,000 ही है. तो ऐसे केस में प्रोडक्शन 0 तब भी आपकी फिक्स्ड कॉस्ट 10,000 है. प्रोडक्शन 10,000 यूनिट है तब भी फिक्स्ड कॉस्ट 10,000 है. प्रोडक्शन 20,000 यूनिट है तब भी फिक्स्ड कॉस्ट 10,000 है. तो ये क्या है? कांस्टेंट फंक्शन है. इक्वल फंक्शन नॉट सो इंपॉर्टेंट. अब यहां आइए, देखिए ए दिया हुआ है, सेट ए में लिखा है एक्स वाई जेड. मैं यहां लिख देता हूं, ये सेट ए है एक्स वाई जेड. ये सेट बी है पी क्यू आर एस. विच ऑफ रिलेशन ऑन ए टू बी आर फंक्शन. ए टू बी, ये सेट ए है, ये सेट बी है, यहां फंक्शन मांग रहा है. तो ए टू बी में फंक्शन होने के लिए ए की हर एक वैल्यू के लिए y में कोई ना कोई करस्पॉन्डिंग वैल्यू होनी चाहिए b में. तो अब यहां फर्स्ट ऑप्शन देखें x टू p. ठीक है, x टू p आ गया, x टू q, देन y टू r एंड z टू s. ये एक फंक्शन है, बिल्कुल है, क्योंकि x की हर एक एलिमेंट के लिए y में कोई न कोई एलिमेंट अवेलेबल है. तो ये एक फंक्शन है. अब दूसरों की अगर बात करें, इसको फाइनल करने से पहले दूसरों पे भी एक नजर डाल लें. तो यहां हम अगर देखें, ए टू बी, एक्स वाई जेड, पी क्यू आर एस, एक्स टू एस, वाई टू एस एंड जेड टू एस. सभी एस से कनेक्टेड है, ये भी एक फंक्शन है. डेफिनेटली इट इज ऑल्सो ए फंक्शन बिकॉज एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इन सेट बी. दैट्स व्हाई इट इज ऑल्सो ए फंक्शन. इट इज फंक्शन, इट इज फंक्शन. नाउ नेक्स्ट इज एक्स वाई जेड पी क्यू आर एस. y to p, y to q and y to r, z to s. It is not a function because one element x of set A doesn't have any corresponding element in set B.
That's why it is not a set. Then x to p, y to r, and z to s. It is also a function. So set element answer C. Option C is not a function. X to y, x plus y equal to 5. Is it a function? Yes, it is function and it is 1-1 mapping. Why it is 1-1 mapping? X plus y equal to 5, so y equal to 5 minus x. x की वैल्यू आपने 1 2 3 ली तो y आ गया 4 3 2. 1 is connected to 4, 5 minus 1, 5 minus 2, then it is 3 and 3 to 2, 5 minus 3 2. So it's a function and 1-1 mapping because every element of set A has corresponding single alone value in set B. That's why it is 1-1 mapping. The next, x equal to 4. Is it a function? x equal to 4. y में क्या है कुछ पता नहीं है. It's not a function. y equal to x square. x की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ेगी, जैसे जैसे x की वैल्यू चेंज होगी y की वैल्यू भी चेंज होगी. तो x की वैल्यू अगर +1 रखता हूं तब भी y +1 आएगा और x की वैल्यू -1 रखता हूं तब भी y +1 आएगा. तो 1-1 एक वैल्यू होगी तो -1 + 1 भी एक वैल्यू होगी. तो इट्स अ फंक्शन. अब यहां देखिए डोमेन पूछा है तो जो x की वैल्यूज हैं दीज आर कॉल्ड डोमेन एंड y की वैल्यूज दीज आर कॉल्ड रेंज. सो इट इज डोमेन 1, 2. अब रेंज ऑफ 3 0 2 0 1 0 0 0 इसको अगर आप यहां पे मैप में डिस्क्राइब करें 1 2 3 0 3 0 2 0 1 0 एंड 0 0. आप देखिए रेंज पूछ रहा है तो रेंज आपकी y की वैल्यूज होती है तो y की वैल्यू तो सिंगल वैल्यू है 0 तो आपका ये रेंज आएगा. 0 0 या 0 0 0 0 नहीं लिखेंगे, रिपीट नहीं लिखेंगे, एक ही बार लिखेंगे. अब देखिए जो एक क्वेश्चन है आपका ये क्वेश्चन 10th है. इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं पेपर में. f(x) = 1/1 minus x. Then f -1. Just put -1. So 1/1 + 1 2. So it is 1/2. gx this then g -1/2. सेम पैटर्न का क्वेश्चन है. अब देखिए 12th एंड 13th इस टाइप के क्वेश्चन 99% चांस है कि आपको मिलेगा पेपर में. बहुत इंपॉर्टेंट है. ये देखिए आप क्वेश्चन नंबर 12. f(x) लिखा है 1/1 minus x एंड gx लिखा है x - 1/x. तो f(o(g)x) ये निकालना है. तो इस o को हम ऑफ पढ़ते हैं तो f(gx) ऐसा पढ़ेंगे हम इसको. f(gx) मींस f ब्रैकेट gx. तो gx की वैल्यू रखूं मैं. gx मुझे दिया हुआ है x - 1/x. अब इसको मैं x पढ़ूं तो ये f(x) बन गया. इसका मतलब f(x) वाले फंक्शन में मुझे x की जगह x - 1/x रखना है. तो f(x) दिया हुआ है
1/1 - x, तो x की जगह रखूं मैं x - 1/x, सॉल्व करूंगा x - x + 1, तो 1/1/x दैट इज इक्वल टू x, तो ये आंसर आया आपका x। फिर से समझिए, FOGX मांगा है, तो इस O को मैं ऑफ पढ़ूंगा, तो F ऑफ GX ऐसा पढ़ूंगा, तो ऑफ के लिए मैं ब्रैकेट लगाऊंगा और GX लिख दूंगा। अब GX मुझे दिया हुआ है, उस GX फंक्शन को यहां लिख दूंगा। अब इसको FX पढ़ूंगा मैं, तो FX में x की जगह जो यहां गिवन वैल्यू है वो रख दूंगा, तो यहां fx था 1/1 - x, इसमें x की जगह x - 1/x रखा, फिर सॉल्व किया तो x आया, तो fx बन गया, FOGX बन गया मेरा x। 13th क्वेश्चन और देखिए, क्वेश्चन नंबर 13, fx इक्वल टू 1/1 - x, gx इक्वल टू x - 1/x। आपको निकालना है g ऑफ fx, g ऑफ fx। इस o के लिए मैं ऑफ पढ़ रहा हूं, तो ये बनेगा g ब्रैकेट fx, fx बन जाएगा 1/1 - x, g ऑफ 1/1 - x। अब gx वाला फंक्शन है, अगर मैं इसको x पढ़ता हूं तो ये मेरा gx हो गया, तो gx वाले फंक्शन में x की जगह 1/1 - x रख दूं, तो gx बन गया मेरा, x की जगह रखा 1/1 - x - 1/1 - x, तो ये बना 1 - 1 + x/1 - x इंटू 1 - x/1, तो 1 से 1 कैंसिल हो गया, 1 - x से 1 - x कैंसिल हो गया, तो x बन गया, तो ये भी x आ गया। दोनों ही आंसर आपके x आ गए। हालांकि कोई जरूरी नहीं है कि FOGX एंड G ऑफ FX बराबर आए, कोई जरूरी नहीं है, यहां आ रहा है, एक चांस फैक्टर है ये, जस्ट फॉर इंस्टेंस। तो ये FOGX निकालना और G ऑफ FX निकालना, कंपोजिट फंक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये यहां से एक क्वेश्चन अक्सर मिलता है। फिर इनवर्स फंक्शन की कहा है इसने, तो आप देखिए इनवर्स फंक्शन में आपको उल्टा करना है। अब तक हम y इक्वल टू fx लिख रहे थे, अब हमको x इक्वल टू fy लिखना है इनवर्स फंक्शन में, तो सीधे सीधे हम अभी तक y को x की टर्म्स में लिख रहे थे, अब x को y की टर्म्स में लिखना है। तो जैसा आप देखेंगे 16th क्वेश्चन है, fx इक्वल टू 2x मीन्स y इक्वल टू 2x, यहां से x आ गया y/2, तो मेरा f इनवर्स x बन जाएगा x/2, ये आंसर आया। तो इस तरीके से हमको फंक्शंस की प्रॉब्लम्स करनी है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम रिलेशन की बात करेंगे, तब तक के लिए आप प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए, देन हम रिलेशन की बात करेंगे।